हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी। और आप सब ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, आप 8वीं क्लास के छात्र हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 8वीं क्लास का जो मॉडल पेपर है वो झारखंड सरकार ने रिलीज़ कर दिया है। तो उनका मॉडल पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मॉडल पेपर आप अगर पढ़ के जा रहे हैं, आपने मॉडल पेपर पूरा सॉल्व कर लिया, बिना किसी के हेल्प से खुद से सेल्फ सॉल्व कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप सब क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर लोगे। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो आते हैं वो मॉडल पेपर जो जैसा दिया गया है उसी के अनुसार आएगा। मतलब जैसा मॉडल पेपर में आप सबका क्वेश्चन पूछा गया है उसी के जैसा ही आप सबका सेम टू सेम आप सबका एग्जाम में पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम सॉल्व करने वाले हैं साइंस का मॉडल पेपर। तो सबसे पहले साइंस का आप सबको मैं बता दूं कि आप सबका हर सब्जेक्ट में 50-50 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा और एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। मतलब 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। ठीक है दोस्त, आप सबके पास टाइम होता है 1 घंटे का। आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा समय, आप सबका 1 घंटा होगा। क्वेश्चन 50 होंगे और सबके लिए आप सबका 4-4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन होगा, वही आप सबको टिक करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था। तो आपको यहाँ पे सही आंसर चूज़ करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1972 से 73। ठीक है, इसके बीच में 1972 से 73 के बीच में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। अगर आप सबको याद था तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो आप सबको यहाँ से याद कर लेना है। ठीक है दोस्त, उसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा दूसरा क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की थी, ये कौन थे। आप सबको पता होगा कि रॉबर्ट हुक ने इनकी कोशिका की खोज की थी। और आप सबको पता होगा एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर के बारे में अगर आप सबको नहीं पता है तो एडवर्ड जेनर कौन थे, जिन्होंने चेचक का टीका, आप सबको पता, चेचक का टीका की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। और ये अगर ये भी अगला क्वेश्चन में अगर यहाँ ये पूछा हुआ है तो एडवर्ड जेनर के बारे में भी आप सबको पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है। अगला है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसा धातु कौन सा है, आप सबको टीचर ने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया होगा कि सोडियम धातु जो है वो ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। बहुत ही मुलायम धातु होता है। वैसे धातु तो सब बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, लेकिन सोडियम ऐसा धातु है जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है। मतलब किसी भी वस्तु में हम अगर उस वस्तु को लगा देते हैं तो उसका चमकीलापन बढ़ जाता है। तो ऐसा कौन सा धातु है, तो ऐसा कौन सा धातु है दोस्त, आप सबको पता होना चाहिए कि क्रोमियम ऐसा धातु है जिसका विद्युत लेपन के द्वारा उसका हम किसी भी वस्तु में लगाते हैं तो उसका चमक बढ़ जाता है। तो आप सबको याद रखना है क्रोमियम। बहुत कोई या सोना मार देंगे या तांबा, कुछ भी मार सकते हैं, लेकिन उसका सही आंसर है क्रोमियम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अगला देखेंगे संरचनीय रोगों का मतलब संचरण मतलब आप सबको पता होगा। संचरणीय रोग नहीं पता है तो यहाँ होता है उसका इंग्लिश में कम्युनिकेबल मतलब कि एक दूसरे से फैल जाना। मतलब कम्युनिकेट करते हैं हम किसी से, तो हम किसी से छुआ मतलब सटने से बीमारी फैल जाता है। तो फैलने वाला बीमारी क्या होता है, तो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या होता है, जो कैसे फैलेगा। तो फैलने का मुख्य कारण आप सब क्या बताएंगे। तो यहाँ पर आप सबका हो जाएगा घरेलू मक्खी। मक्खी क्या होता है, एक जगह से उड़ के दूसरा जगह बैठ जाता है, हमारे पास से उड़ के आपके पास चल जाएगा। इस हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा संचरण करता है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल होता है मक्खी। तो घरेलू मक्खी जो है बहुत ज़्यादा संचरणीय ये रोगों का सबसे मुख्य कारण एक तरह से माना जाता है इसे। तो इसका आंसर हो जाएगा घरेलू मक्खी। ठीक है, अगला देखेंगे निम्न में कौन सा जंतु जरायुज। ठीक है, जरायुज है, तो ये क्या होगा आप सबका, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है। तो ये आप सबका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ए मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है वो जरायुज होता है, ये आपको याद रखना है। जरायुज कौन होता है दोस्त, वो होता है मनुष्य। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन कि शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है। जो हम शुष्क मौसम होता है उस टाइम हम अगर बालों में कंघी करते हैं तो वो बिखर जाता है। इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। आप सबने बल पढ़ा होगा, बल के बारे में, तो बल से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सबका इसका कौन सा आंसर हो जाएगा,
गुरुत्वाकर्षण बल आपने पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है जो हमारे पृथ्वी और किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगता है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल का कहते हैं। घर्षण बल, जब हम चलते हैं तो उस टाइम घर्षण बल का उपयोग होता है। चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक, आपने देखा होगा चुंबकीय बल चुंबक से रिलेटेड है। उसके बाद जो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्थिर विद्युत बल। ठीक है, 7 नंबर का आंसर हो जाएगा आप सबका स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल के कारण जब हम शुष्क मौसम में कंघी करते हैं उस टाइम बाल जो है बिखर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं एक क्वेश्चन के साथ जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आगे वो भी मैं बताते जा रहा हूँ आप सबको। ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आप सबको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सब नोट करते चलिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? जो ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा अधिक होता है, सबसे ज़्यादा हीट हो सकता है, तो वो कौन सा होता है? आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा गर्म होता है, तो गर्म होने वाला चीज़ है हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो सबसे ज़्यादा गर्म हो सकता है। सूर्य में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, आप सबको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है सूर्य में पाया जाता है। ठीक, ऊष्मा आप सबको पता है ना, यहाँ पे पूछा है ऊष्मीय मान, ऊष्मा पता है ना, तो ऊष्मा उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि ऊष्मीय मान सबसे ज़्यादा ऊष्मा सबसे हाई बहुत ज़्यादा गर्म कौन हो सकता है, तो वो हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद आता है 9वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो आप सबको पता होगा कि अगर गर्ल है तो गर्ल के लिए XX चाहिए, अब बॉयज़ के लिए XY चाहिए। तो यहाँ पे आप सबका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर XY। शिशु जो नर लिंग, नर बोला है तो नर मतलब कि क्या होता है? वो मेल होता है। बॉयज़ होने के लिए आप सबको XY होना चाहिए। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनता है? तो मानव नेत्र में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब आप सबका बनता है रेटिना में। सीधा सीधा मैं थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं हम लोग। तो रेटिना इसका आंसर हो जाएगा। वस्तु का प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है? रेटिना। रेटिना कहाँ होता है? आप सबका आँख का पीछे होता है, मतलब कान जहाँ होता है ना, कान के रिलेटेड उसी के सीधे सीधे में होता है। ठीक, अंदर में होता है, बाहर में नहीं होता। ठीक, उसके बाद देखेंगे खरीफ फसल। खरीफ फसल क्या होता है? खरीफ फसल और रबी फसल आप सबको पता होगा, जो दो जनरल मतलब नॉर्मल जो है रबी और खरीफ। तो रबी फसल क्या होता है? जो खरीफ फसल होता है पानी के टाइम पे, जो बरसात के टाइम पे होता है उसे बोलते हैं खरीफ फसल। और रबी फसल कौन होता है? जब बरसात नहीं, जो ठंडे के टाइम में होता है, जिस टाइम बरसात नहीं होता है उस टाइम होता है रबी फसल। खरीफ फसल में कौन सा आता है? खरीफ फसल में बरसात के टाइम में कौन सा होता है? तो बरसात के टाइम में धान होता है ना हमारा, तो धान बरसात के टाइम में होता है, तो वो हमारा हो जाएगा खरीफ फसल। ठीक है, तो 11 का आंसर हो जाएगा डी फॉर धान। ठीक है, आगे हम देखेंगे सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? सौर परिवार हम किसे कहते हैं? पता है ना आपको, सौरमंडल। तो सौर परिवार उसी को कहते हैं। तो ग्रह कितने होते हैं? आप सभी को पता है कि ग्रह की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 8। कौन कौन सी होती है एक बार अपने से याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से ग्रह होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे कि घर्षण क्या होता है? हानिकारक होता है, लाभदायक होता है, या हानिकारक लाभदायक दोनों नहीं होता है? ठीक है, तो ये क्या होता है? तो घर्षण के बारे में आप क्या जानते हैं? तो घर्षण होता है कि कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो घर्षण के कारण हम लोग चल पाते हैं, ये तो लाभदायक वाली बात है। घर्षण के कारण बहुत ही लाभदायक कार्य भी होते हैं, बहुत सारे हानिकारक कार्य भी होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुछ मामले में हानिकारक होता है, कुछ मामले में लाभदायक होता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं पैराशूट बनाने के लिए किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो पैराशूट बनाने के लिए, पैराशूट आप सबको पता है कि पैराशूट की वजह से आदमी उड़ सकता है, मतलब अगर फ्लाई करते हैं, आप सबको पता है ना कि आकाश में उड़ने के लिए पैराशूट का भी यूज़ किया जाता है। तो पैराशूट आप सब ने देखा होगा। तो पैराशूट बनाने के लिए जो रेशे मतलब जो धागा का यूज़ किया जाता है, कौन सा धागा रहता है, वो आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो पैराशूट बनाने के लिए नायलॉन का यूज़ किया जाता है, नायलॉन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे कि मानव के कानों के लिए श्रवप्रास मतलब श्रव्य ध्वनि हम कितने प्रास तक हम सुन सकते हैं, वो आपका यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ 20 से 20,000 हर्ट, उसके बाद 20,000 हर्ट और यहाँ पे 2,000 हर्ट। तो आप सबको पता होगा कि 3 तरह की ध्वनियाँ होती हैं, एक हम सुन सकते हैं, एक होता है अल्ट्रासोनिक, एक होता है इंफ्रासोनिक, और जिसे हम ऑडिबल बोले तो श्रव्य तरंगे बोलते हैं, और एक होता है प्राश्रव्य, और एक हिंदी में याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबको ये जो मनुष्य सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो
क्रॉस होता है उसी को सुन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 15 का आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पे 20 से 20,000 हर्ट्ज तक आप सब सुन सकते हैं। जो हमारे नॉर्मल मनुष्य होते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ठीक, उसके बाद किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों की रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप का तरंग हम किससे मापते हैं? तो भूकंप आता है, उसका तरंग कितना तेज है उसको मापने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर तो कोई मापने का चीज़ है नहीं, तो कंप्यूटर सबसे पहली बात यहाँ गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ भूकंप लेखी, मतलब भूकंप लेखी, भूकंप के बारे में लेखा जोखा रख रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? भूकंप लेखी। भूकंप से रिलेटेड, भूकंप के बारे में अगर रिकॉर्ड रखेगा तो उसको वही तो बोलेंगे ना, भूकंप लेखी। ठीक है, इसका सीधा सीधा इसको देखने पे ही इसका आंसर पता चल जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? विश्व तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग होता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा, लेकिन तापन आप लोग पता नहीं, सबको यूज़ करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है हमारी पृथ्वी में, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? तो वो आपका इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2 आप सबको पता हो। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2 की मात्रा बढ़ रही है, उसके वजह से हमें ग्लोबल वार्मिंग होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है संकटापन प्रजाति है। संकटापन प्रजाति क्या होता है? तो संकटापन प्रजाति कौन सा होता है? घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ, कौन होता है संकटापन प्रजाति? तो ये आप सबका हो जाएगा भाई। इसको देख के एक चीज़ नहीं याद आ रहा, संकट किसको देख के आता है? बाघ को देख के। बाघ को देखेगा तो लगेगा ना हम कि संकट आ गया, तो उससे रिलेट करना है कि संकट से क्या देखेंगे कि भाई बाघ आ गया तो हमें खा जाएगा, तो एक संकट है ना, तो इससे रिलेट करके याद करना है कि संकटापन प्रजाति है बाघ। ठीक, इससे आपको याद रह जाएगा। उसके बाद देखिए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? यहाँ पूछा गया अनुपस्थित होता है, कौन सा नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है? आप सबको पता होगा कि कोशिका झिल्ली तो होता है, केंद्रक भी होता है, जीव द्रव भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होता है। जो कोशिका भित्ति है वो मनुष्य में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं कि जल में शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग किया जाता है? तो जल के शुद्धिकरण, जल को हम शुद्ध करने के लिए क्या डालते हैं, किस अधातु का उपयोग करते हैं? तो आप सबको पता हो कुएँ में हम क्या डालते हैं? एक तो ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ना, वो हमको शुद्ध करने के लिए कि अगर कीड़ा उड़ा हो गया, गंदगी हो जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं। आमतौर पर गांव के लोग ऐसे करते हैं, तो उसमें क्लोरीन मिला हुआ रहता है। ठीक है, इससे याद रखना कि आपको क्लोरीन डाल के हम उसे शुद्धिकरण करते हैं। जल में हम क्लोरीन मिलाते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? ठीक है, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? इसके बारे में एक तो देखिए, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप सबको याद करना है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। साल भर आपके पास टाइम था, आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा, और आपने पढ़ा है तो आप सबके लिए बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जो है विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है। ठीक है दोस्तों, बहुत कोई क्वेश्चन आप सबको खुद से बन जा रहा होगा, कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है तो आपको याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड और भी आप सबको क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा इसी से रिलेटेड, या यही क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, ये आपको पूरा करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो आप सबको पता है कि पानी का जो जल का फॉर्मूला क्या होता है? आप सबको पता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो हाइड्रोजन कितना होता है और ऑक्सीजन कितना होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? H2O। ठीक है ना, तो H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ देखिए H2 है, तो इसका कितना हो गया? 2, और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2:1। तो 2:1 कहाँ पे है? तो 2:1 है ए नंबर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। तो आप सबसे ए भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जल का फॉर्मूला क्या होता है? तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि निम्न में से किस जीव में
द्विखंडन द्वारा जनन होता है। द्विखंडन द्वारा जनन, जनन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इंग्लिश में, ठीक है। और तो इसके बारे में हम पढ़ना है कि द्विखंडन जनन क्या होता है। द्विखंडन द्वारा जनन होता है कौन से जीव में? तो ये आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा आंसर बताइए? 23 का हो जाएगा आप सबका अमीबा। अमीबा में जो है द्विखंडन द्वारा जनन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं हम 24 नंबर क्या है? द्रव्य का दबाव गहराई में बढ़ता है बढ़ने से क्या होता है? द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? जो द्रव्य है उसका दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता होगा, बताइए। दिमाग लगाइए कि द्रव्य जो है, द्रव्य क्या होता है? पहली बात तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द्रव्य क्या होता है। उसके बाद द्रव्य का दबाव, दबाव क्या होता है? दो क्वेश्चन यहाँ हो गए, दबाव। उसके बाद गहराई में बढ़ने, गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो इसका आंसर आप सबका हो जाएगा बढ़ता है। अगर गहराई में जाएगा तो उसका दबाव बढ़ेगा, ठीक है। ऊपर आएगा तो उसका दबाव घटेगा, ठीक। आगे जाएंगे कि ईंधन में ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। ईंधन आप सबको पता होगा, फ्यूल का ऊष्मीय मान मतलब उसका तापमान मापने के लिए उसका क्या होता है? तो ईंधन में आप सबका केजी होता है, ठीक है। ये आपका सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद किशोरावस्था में, किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो किशोरावस्था कब से स्टार्ट होता है? आप सभी को पता होगा किशोरावस्था होता क्या? एक तो बाल्यावस्था होता है, उसको किशोरावस्था होता है। तो किशोरावस्था कब से स्टार्ट होता है? तो किशोरावस्था स्टार्ट होता है 11 से 19 वर्ष में। तो 11 से 19 वर्ष के बीच के जो छात्र होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें हम किशोर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, देखते हैं। सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है। तो सामान्य नेत्र के लिए देखो न्यूनतम दूरी क्या होता है? 24 सेंटीमीटर। आप सभी को बताओगे 24 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है कि उतना दूरी तक हम आराम से, उतना सामने तक हम आराम से पढ़ लेंगे। अगर 24 सेंटीमीटर से और करीब आएगा तो हम उसे पढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो ऐसे न्यूनतम होता है, थोड़ा सा पीछे इसका माना गया है कि 25 जाएगा ना तो इसका बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, आसान होता है हमें पढ़ने के लिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है। फूल और फल और सब्जी का हम उत्पादन करते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर, तो इसे हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर। तो इसमें से तीनों में से क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आप सबका हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन होता है। और सेरीकल्चर हमें याद नहीं आ रहा है, इसको भी पढ़ के आप सबको जाना है कि एपीकल्चर किसे बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे बोलते हैं और सेरीकल्चर किसे बोलते हैं। यहाँ पर हॉर्टिकल्चर पूछा गया है तो आपको अगला मेन एग्जाम में आप सबको एपीकल्चर भी पूछ सकता है, सेरीकल्चर भी पूछ सकता है, ठीक है। ये शायद सेरीकल्चर रेशम के कीड़ों का जो होता है उत्पादन, उसे बोलते हैं सेरीकल्चर, शायद गलत भी हो सकता है, उतना हमें भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं कि किस ग्रह को प्रभात तारा या संध्या तारा कहते हैं, बताइए। आप सभी को पता होगा कि उगता और डूबता हुआ तारा, मतलब एक तरह से प्रभात बोले तो सुबह, अथवा संध्या तारा कहते हैं। तो किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का शुक्र को, शुक्र। और इसको ये भी बोला जाता है कि जुड़वा, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है शुक्र को। और इसको हम क्या बोलते हैं? भौर का तारा भी बोलते हैं इसे, और शाम का भी तारा इसे बोलते हैं, शुक्र को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो किस आकृति, कौन से ढंग, कौन से बोले तो स्ट्रक्चर का, कौन सा स्ट्रक्चर का कोई भी तरल वस्तु में घर्षण कम लगेगा? तो कैसा वस्तु होना चाहिए जो कम लगेगा? तो आप सबका हो जाएगा नौकाकार। नौका कैसा होता है भाई? ऐसे होता है ना, तो इसमें हमें घर्षण कम लगता है, ठीक। उसके बाद अगला देखेंगे 31 नंबर, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है जैव निम्नीकरण, ठीक है। तो जैव निम्नीकरणीय कहलाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद आगे आता है 32 नंबर कि ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता मतलब ध्वनि कितना धीरे आएगा, ज़्यादा आएगा, स्पीड में धीरे आएगा, तो किस पे हम निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो प्रबलता है
वो निर्भर करता है आयाम पर, कि उसका आयाम क्या रहेगा, उस पर निर्भर करता है ध्वनि का प्रबलता। ठीक है बच्चों, आगे आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होता है। तो विपरीत आवेश, एक माइनस है और एक प्लस है, तो इसके बीच में क्या प्रतिक्रिया होगा। आप सभी को पता होगा कि जब भी दो विपरीत आवेश सामने आते हैं तो वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, उसको आकर्षण बोलते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगला, हम अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारे पास है, हरित गृह प्रभाव। इसको बोलते हैं हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप सभी ने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, हरित गृह प्रभाव हिंदी वाले स्टूडेंट पढ़े होंगे, नहीं तो ज़्यादातर यूज़ होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट और वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस हैं। कौन सा गैस जो है मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। अभी मैंने आप सबको बताया था ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता कैसे है, वो बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा होने के कारण। ठीक है, तो हरित गृह प्रभाव मतलब कि ग्रीन हाउस गैस भी और विश्व तापन बोले तो ग्लोबल वार्मिंग भी किसके कारण बढ़ेगा। तो देखिए, एक तो इसके कारण से बढ़ गया आपका विश्व तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, और जो मीथेन होता है वो बढ़ाता है हरित मतलब कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को। तो दोनों मिलके ये दोनों को बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड है। संकटापन प्रजाति, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि संकट किसको देख के आता है, शेर को, बाघ को देख के आता है, तो वो हमें बाघ उसका आंसर हमने किया था। तो यहाँ पर पूछा है संकटापन प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, वो कहलाता है कौन सा, क्या कहलाता है। तो संकटापन का जो रिकॉर्ड जिसमें रखा जाता है, उस रिकॉर्ड को हम क्या कहेंगे, उस पुस्तक को क्या कहेंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा, भाई एक ऑप्शन तो दिख ही नहीं रहा, हाँ इधर है, ये कहेंगे रेड डाटा। रेड डाटा किससे रिलेटेड है, क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछ सकता है कि रेड डाटा में हम क्या लिखते हैं। तो रेड डाटा में हम संकटापन प्रजातियों के बारे में लिखते हैं। ठीक है, उसका रिकॉर्ड हम उसमें रखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म पता है आप सबको। ठीक है, तो उष्मा होता है एक तरह से, फॉसिल्स होता है, फॉसिल्स फ्यूज, जीवाश्म जो जीव से हमें उष्मा मिलती है वो वाला। तो क्या हो जाएगा हमें यहाँ इसका आंसर, तो कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन का एक तरह से ये एग्जाम्पल पूछा है, तो वो क्या होगा, आप सभी को पता है कोयला बहुत ही अच्छा सोर्स है जीवाश्म ईंधन का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कोयला। अगला देखते हैं हमें 37 नंबर 37 में क्या है, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है। देखिए, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है, जिसे कहते हैं जो खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं, देखो नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि रिक्तिका, खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान ऐसे होता है ना, तो रिक्तिका उससे याद रखना आप सभी को। उसके बाद कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है। कमरे का तापमान आप सबको पता है कितना होता है, 24 25, इसी तरह इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर माना जाता है 24 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है रूम टेम्परेचर। तो कौन सा ऐसा अधातु है जो कमरे के तापमान में भी अभिक्रिया कर लेती है वायु के साथ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। ठीक है, वाइट फास्फोरस जो ऐसा अधातु है जो कि कमरे के तापमान में भी वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। अभी मैंने इससे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा, एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ा, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में आप सबको कमेंट करके बताना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को हम क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं 40वां नंबर क्वेश्चन कि जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है किस लिए संकेत करता है, मतलब किस चीज़ का संकेत करता है। तो ये आपका संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का।
विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, उसमें रासायनिक प्रभाव हो रहा है, उसका संकेत करता है। कब कब करता है? जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन का रंग जो है परिवर्तन होने लगता है। उस टाइम क्या होता है कि विद्युत धारा में रासायनिक प्रभाव हो रहा है, इसका मतलब समझ जाना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया है, किसका नाम था? जिसका नाम था, मतलब विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन, भेड़ का क्लोन मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट, पता है ना? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप सबका हो जाएगा सी नंबर, बोले तो डॉली। भाई बहुत ही प्यारा नाम है डॉली। विश्व के सर्वप्रथम एक भेड़ है, भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था, डॉली नाम का भेड़ का क्लोन जो है विकसित किया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद तरल है। तरल क्या होता है? तरल क्या होता है? तो तरल से आप सब, इसका आंसर हमें देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप सब खुद दे सकते हैं इतना तो आप सब। तो तरल क्या होता है? द्रव्य और गैस जो बहता है भाई, ये होता है ना, जिसका स्ट्रक्चर नहीं होता है। तरल गैस भी एक तरह से, तो दोनों तरल हैं। ठीक, उसके बाद देखिए और सब ऑप्शन में क्या है? ठोस है। ठोस तो भाई तरल होगा नहीं, इसमें भी ठोस है और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है द्रव और गैस, तो हम इसी को मार देंगे आंसर। उसके बाद विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक, ठीक है, आग बुझाने वाला चीज़, ठीक है, तो वो क्या होता है? सबसे अच्छा उपकरण क्या होगा? क्या पेट्रोल डालेंगे? भाई आग में तो पेट्रोल डालेंगे तो और ख़राब हो जाएगा, तो ये एक होगा नहीं। तेल डालने से तो और ज़्यादा, तेल भी वही काम करेगा, मतलब तेल को जैसे होता है ना आग में घी डालना, मतलब आग घी डालने से बढ़ जाता है। तेल भी एक तरह से घी है ना, घी पिघल के तेल ही बनता है, तो उस हिसाब से तो ये हो नहीं सकता है। मतलब कि आप सबका पेट्रोल नहीं होगा, तेल नहीं होगा। आप बताइए पानी, पानी क्या होता है कि पानी डालने से हमें आग में काबू किया जा सकता है, लेकिन जो पानी उतना काबू नहीं करते हैं जो हमें दिखते हैं ना। कभी भी हॉस्पिटल में देख लो आप, कहीं भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, आप सबके स्कूल में आजकल भी रखा जाने लगा है, जो एक डब्बा होता है लाल कलर का, इस प्रकार का डब्बा होता है एक रेड कलर का, और उसमें एक ऐसा नोक लगा हुआ रहता है। तो ये होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा हुआ रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड से हम आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, लड़कों के गले के समान उभरा हुआ भाग कहलाता है, मतलब सामने उभरा हुआ, तो लड़कों का गला, गला यहाँ पे देखते हैं, किसी का भी गर्दन, गला मतलब गर्दन, गर्दन के पास देखो सामने उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? तो उभरा हुआ भाग को हम क्या कहते हैं? जिससे किसी ज़्यादा उभरा रहेगा तो उसका थोड़ा ज़्यादा मोटा आता है, लड़की लोग का उतना उभरा नहीं रहता, इसलिए पतला आवाज़ आता है। इस पर आप बायोलॉजी के टीचर ने आप सबको पढ़ाया होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सभी को पता है? पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम एडम्स एप्पल एक कहते हैं, या फिर कंठमणि। हिंदी में एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, या फिर दोनों में से, यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिया है, मतलब दोनों लिख दिया है, लेकिन एक ही लिखा रहना चाहिए, कंठमणि या फिर एडम्स एप्पल, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद श्वेत प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? भाई ये तो आँख मूंद के भी कोई बता देगा, तो इसका आंसर क्या आप सबका क्या हो जाएगा? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश में कितने रहते हैं? सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप सब समझ के चलिए कि आप सबको कोई भी क्वेश्चन आप सबको नहीं आता है। तो ये आप, इसका आंसर हो जाएगा 7। 7 रंग होते हैं, आप सभी को पता है। और कौन कौन से रंग होते हैं वो आपको बताना है, उसका याद करने का ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर इसका याद करने का ट्रिक है, तो आप सबको बताना है कि कौन कौन से रंग होते हैं। 7 रंग का आप सबको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो देखिए, एक स्थान में जो एक ही प्रकार का हम फसल को उगा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको सीधा सीधी हम बात में फसल कह देंगे। फसल ही ना, धान का फसल, गेहूं का फसल, उसी को ना बोलते हैं कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? तो कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि तो बहुत कुछ का होता है ना, एक साथ हम धान भी उपजा रहे हैं, गेहूं भी उपजा रहे हैं, उसी को कृषि बोलते हैं। अनाज तो कुछ और हो गया, अनाज मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ को मतलब अनाज बोलते हैं। खेती मतलब भी वही हो गया, कृषि से रिलेटेड। तो फसल होता है एक जैसा फसल को हम बड़ी मात्रा में एक जैसा पौधे को उगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फसल। ठीक है, आगे आता है, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड के बीच में जो दूरी मापा जाता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर रहता है, तो उसको हम कैसे मापेंगे? तो उसको मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज़ करते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब पता है आप सभी को? पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है,
तो एक प्रकाश जो है एक साल में कितना दूरी तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो खगोलीय पिंडों को जो बीच की दूरी जो मापते हैं उसे हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दूर होता है, उसे मीटर किलोमीटर में माप नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे हमारा है घर्षण। चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर, घर्षण के बारे में पूछा है। तो चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण कहाँ होता है, जहाँ उबड़ खाबड़ ज़्यादा होता है वहाँ घर्षण होगा। चिकना वाला में तो घर्षण होगा ही ना, हम फिसल जाते हैं, ज़्यादा चिकना रहेगा तो वहाँ घर्षण मतलब फिसल जाएंगे। तो चिकने, यहाँ क्या होगा, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए ए नंबर, अधिक होती है ना, आप सभी को यहाँ पर देखते ही पता चल रहा है। उसके बाद आता है निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक मतलब आप सभी को पता होगा, प्राकृतिक जो प्राकृतिक रूप से है उसे हम प्राकृतिक बहुलक। तो क्या है, सबसे ज़्यादा क्या पाया था प्राकृतिक में, तो सेल्यूलोज, इसका आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है, सेल्यूलोज एक तरह से देखिए ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज आपने सुना होगा, फ्रुक्टोज सुना होगा, उसी तरह सेल्यूलोज जो है पेड़ फल में पाए जाते हैं, एक तरह का क्या बोलते हैं उसको, जैसे ग्लूकोज होता है उसी तरह सेल्यूलोज भी होता है। तो वो पाया जाता है फल में, जैसे आलू में, सेब में, इस तरह मीठा मीठा चीज़ों। सेल्यूलोज फल हमें मीठा क्यों लगता है, सेल्यूलोज के वजह से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फल हमें मीठा क्यों लगता है, तो वो लगता है सेल्यूलोज के वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारा है, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है। भाई ध्वनि हमें कौन सी अप्रिय लगती है, तो सुखद ध्वनि तो हमें अप्रिय लगेगी नहीं, सुरीली ध्वनि तो हमें अच्छी लगती है, संगीत तो हमें अच्छी लगती है। तो बेकार कौन सा लगता है, शोर। भाई बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मतलब कि हमें इरिटेट हो रहा है, हमें अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये थी पूरी 50 क्वेश्चन साइंस की, और 50 हमने कर लिया है। अगर जो भी बच्चा अभी तक वीडियो देख रहा था, बहुत उनको तो मेरी तरफ से क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन कि भाई आपने इतने लगन से आपने पूरी क्वेश्चन को देखा है, धन्यवाद। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सबके 50 में से कितने मार्क्स आए ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के लिए साथ।